हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं का फिजिक्स के सबसे वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द्रव के तापीय गुण चैप्टर से। इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करें। कृपया कुछ आपका सपोर्ट हो तो मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, इसलिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। शुरू करते हैं। पहला है सातत्य समीकरण। इस क्वेश्चन को बोर्ड द्वारा दो तरीकों से पूछा जाता है। पहला, सातत्य समीकरण किसे कहते हैं, इसको प्रूफ कीजिए, या अविरतता का सिद्धांत क्या है, इसको सिद्ध करिए, या A1 B1 इक्वल टू A2 B2 सिद्ध करना। ठीक है, इसके पहले हमको परिभाषा देनी होगी। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में धारा रेखीय प्रभाव से बहता है तो नली के प्रत्येक स्थान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एवं द्रव प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। अर्थात ए भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही अविरतता का सिद्धांत है। A1 इक्वल टू A1 B1 बराबर A2 B2, यही सतत प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमको मानना पड़ेगा, माना कोई आधार द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली AB के द्वारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। इस नली ये कोई A और B नली AB नली है, इसमें कोई आधार द्रव अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली AB में रेखीय प्रवाह से एक ही रेखा में बह रहा है। देखो, एक ही रेखा में जा रहा है, इधर से भी एक ही रेखा में निकल। अब एक ही रेखा, इसका पहले वाले भाग का मान लेंगे क्षेत्रफल A1 है, तो भी दूसरे वाले भाग का B का क्षेत्रफल A2 है, और पहले वाले भाग का वेग V1 है और दूसरे का V2 है। इसी तरह दिया है। तब सिरे A में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, फिर B में द्रव का आयतन ज्ञात कर लेंगे, द्रव का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। फर्स्ट, प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान A बिंदु भाग पर आयतन गुणे घनत्व होता है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। आयतन को क्षेत्रफल विस्थापन लिख सकते हैं, घनत्व को घनत्व, तो A1 B1 इंटू D। अब सिरे B में इसी तरह A2 B2। अब द्रव क्योंकि असंपीड्य है, अतः असंपीड्य है, तो सिरे A पे वाले द्रव का द्रव्यमान और सिरे B के द्रव का द्रव्यमान दोनों होंगे आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो इसी तरह समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 देंगे। समीकरण 1 बराबर कर देंगे तो A1 B1 D से D का जाएगा, तो A1 बराबर A2 B2, यही सतत समीकरण। इतना यह लिख सकते हैं AB इक्वल टू कांस्टेंट, इसको इतना लिख सकते हैं, यही अविरतता का सिद्धांत है। अब हम मोस्ट टॉपिक पे चलते हैं, बर्नौली प्रमेय। अब आते हैं हम बर्नौली प्रमेय को लिखना, सिद्ध करना सबसे इम्पोर्टेंट 100% MP बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ये बोर्ड पेपर में, मतलब आपको वार्षिक पेपर में जरूर ही आएगा। इसकी परिभाषा देते हुए फिर हम इसको सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव असंपीड्य किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसका मोड़ के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल, अब यहाँ पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, मतलब इसका अर्थ होता है कि एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, उसके अंदर दाब ऊर्जा, गतिज स्थितिज ऊर्जा का योग को ही कुल ऊर्जा कहते हैं। नियत रहते हैं, इनको मान नियत रहता है, ये इसको परिभाषा की नियत रहता है। अब इसको सिद्ध करते हैं। माना असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली AB, इसी तरह नली मान ली, इसका क्षेत्रफल A1, इसका A2, दाब P1 लगाएं, उसमें P2 लगाएं, वेग V1 V2, ऊंचाई H1 H2 दे दी जाती है, ये सब इसमें लिखा है। नली में द्रव प्रवाहित करने के लिए प्रकार, अब इसमें जब द्रव प्रवाहित होगा तो हमको कार्य तो करना पड़ेगा, जैसे कार्य ज्ञात कर लेंगे, जैसे उसकी गति जड़ स्थिति में भी वृद्धि हो जाएगी कार्य अगर करेंगे तो। कार निकालते हैं, सिरे A में, फिर एक बार सिरे B में कार निकाल लेंगे। सिरे A में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले किए गए कार बराबर गुणन विस्थापन, तो दाब बल बराबर दाब गुणे क्षेत्रफल होता है, विस्थापन P1 A1 V1।
अब इसी प्रकार श्री बे में ज्ञात कर लेंगे। इसका हो गया, श्री बे में कार आ जाएगा इतना जब पर के। अब इधर सबसे मेन बात, ये जो माइनस चिन्ह क्यों लगा, कोई कमेंट में बता सकता है तो बताए, अन्यथा मैं तो बता ही रहा हूँ। अब हमको चलते हैं इस चित्र में। क्योंकि ये जो माइनस P2 लिखा है, इस चित्र के माध्यम हम दाब तो लगा रहे हैं, तो दाब तो एक बार हम इस साइड लगा रहे हैं, तो और भाग बी में ये दाब विपरीत दिशा में लग रहा है। तो चूंकि विपरीत दिशा में लग रहे हैं यहाँ पर मतलब ये P2 वाला, इसलिए माइनस कर दिया गया है, ठीक है। इसलिए पर क्या गया, कुल कार निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, इससे मान ये आ जाएगा समीकरण 1 दे दिए। इस सतत समीकरण से A1 B1 A2 B2 MD के बराबर होता है। जबकि गतिज ऊर्जा में फिर वृद्धि निकालेंगे, जबकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये अंतिम ये प्रारंभिक, इसे समीकरण 2। जबकि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। अब हम चूंकि उस जड़ संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं कि द्रव पर किया गया कुल कार्य उसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा के में वृद्धि के योग के बराबर होता है। अब इनके मान रख के बराबर कर देंगे इसका, ये हम सब ऑल कैंसिलेशन होगा, डी का गुणा हो जाएगा इसमें P1 माइनस P1। अब चूंकि P1 P2 वाले हैं तो इनको P1 वाले सरफिक्स P1 वाले 1 वाले सरफिक्स को एक साइड और 2 वाले को एक साइड कर दिए, 1 1 ये 2 2 वाले। चूँकि हम इसको कांस्टेंट लिख सकते हैं, यही पढ़ना है 100% एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसको आप जरूर से जरूर करिए। इसके बाद आता सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इनको रट के ही करिएगा, नहीं तो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप आते हैं, गहरा जल शांत क्यों बहता है? क्योंकि 100% परीक्षा में पूछने वाले प्रश्न ही बता रहा हूँ, और जरूर से जरूर तैयार कीजिए। गहरा जल, जहाँ जल गहरा होता है वहाँ पर दाब का मान अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय जो अच्छे से पढ़ा होगा उसको सब समझ में आ जाएगा। जहाँ जल गहरा होता है वहाँ पर दाब का मान अधिक होगा, जिससे अतः बर्नौली प्रमेय के अनुसार दाब अधिक होने से उसके वेग कम होगा। ये तो सिंपल ही बात है, जब दाब कम अधिक होने से जल के प्रवाह का वेग कम ही हो जाएगा कि गहरा, इसलिए जल शांत रहता है। आगे चलते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है बहिस्राव वेग किसे कहते हैं, तो इसका व्यंजक लिखिए। तो इसकी हम साधारण परिभाषा देते हैं। फिर बहिस्राव वेग मतलब बहिस्राव वेग वह वेग किसी छिद्र से कोई द्रव जिस वेग से बाहर निकल, जब किसी छिद्र से माना कोई वेग द्रव, जैसे अपन वाटर पंप भी यूज करते हैं तो उसे जल जिस वेग से निकलता है, उसी तरह किसी छिद्र से कोई द्रव जिस वेग से बाहर निकलता है उसी बहिस्राव वेग कहते हैं। वेरी सिंपल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, स्टोक का नियम लिखना, और इसको भी बीमी विधि से नियम का नियम करिए। भी इसका स्टोक का नियम लिखना है, इसका सूत्र याद करना बस, और शर्तें, और बाकी कुछ जरूरत नहीं। जब त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु से अंतर गुणांक ईटा, इसको हम बच्चे नहीं जानते आजकल की, इसको क्या कहते हैं, इसको हम ईटा कहते हैं, वाले द्रव में नियत वेग से गति करती है तो उस पर समय एक समान बल लगता है, जिसका मान्य सूत्र ये सूत्र हो गया स्टोक का नियम। स्टोक नियम की शर्तें हैं, द्रव समांगिता तो समान होना चाहिए, अब द्रव समांगिता न होगा तो स्टोक का नियम का पालन नहीं करेगा, सीधी बात। ये आप पढ़ लीजिएगा इन सबको, तरल का विस्तारांत होना चाहिए। बीमी विधि से स्टोक के नियम का निगमन करना है, आप इनको देख सकते हैं एक पार्ट के जैसे हैं, इसके बीमी सूत्र लिख के ये इसका निगमन हो जाएगा, ठीक है। आज का हमारा और लास्ट क्वेश्चन बचा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, सीमांत वेग किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात करना। सीमांत वेग व्यंजक को तो नहीं आएगा जल्दी, बट सीमांत वेग की परिभाषा 2 नंबर में जरूर पहुंची जा सकती है। जब कोई वस्तु किसी, इसकी हम परिभाषा दे रहे हैं, जब कोई वस्तु किसी श्यान बल में गिराई जाती है, श्यान बल जो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु उसके बाद स्थिति एक ऐसी स्थिति आएगा उसका वेग नहीं, किंतु उसका समय बाद उसकी एक ऐसी स्थिति आएगी जबकि उस वस्तु का भार श्यान बल तथा परावय बल के योग के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाला
नेट बल शून्य होता है तो वस्तु एक नियत वेग से सरल में कहती है। इसे नियत वेग को ही सीमांत वेग का, अगर कोई वस्तु नियत वेग से किसी तरल में गिरती है इसे ही सीमांत वेग कहते हैं। सिंपल ही इसका हम सीमांत वेग का व्यंजक न देख इसके का आप देख लीजिएगा व्यंजक। ये v बराबर 2/9 r स्क्वायर डी माइनस सिग्मा जी अपॉन म्यू ईटा का व्यंजक। आप इसको सिंपली सिद्ध कर सकते हैं, सिंपल ही है। शुरू में तो जो ही आप खुद कर सकते हैं। धारा कुछ ये भी इम्पोर्टेंट है, धारा रेखीय प्रवाह एवं विद्युत प्रवाह में अंतर लिखने को आता है। आप इनको कर लीजिएगा, मैं इनको भेज रहा हूँ। सबसे IMP नोट्स हैं, कभी किसी के पास नहीं होंगे, आप जरूर तैयार कीजिएगा। धारा रेखीय प्रवाह तथा विद्युत प्रवाह में अंतर, ये कुछ अंतर दिए हुए हैं, आप चार दोनों को याद कर लेंगे। थैंक यू। आज का लेक्चर है, कल इंग्लिश लेक्चर दूसरा आएगा। आप सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट मी करें, तभी हम आगे इसी तरह आपको अच्छे से अच्छे स्टडी कराएंगे। थैंक यू। और माय फैमिली।